Good morning, friends. Myself Hardik Saxena. और today we are discussing about menstrual cycle, menstruation या इसको हम बोल सकते हैं मेंसेस। ह्यूमन फीमेल के अंदर प्यूबर्टी की स्टेज में पहुंचने के बाद जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं उसमें एक सबसे मुख्य सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रारंभ होना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम बोल सकते हैं मेंस्ट्रुएशन, ये एक साइक्लिक इवेंट होता है जो लगभग फीमेल के 13 से 14 वर्ष की उम्र हो जाने के पश्चात प्रारंभ होता है। हम कह सकते हैं कि हर एक फीमेल का एक मुख्य जो भूमिका होती है वो होती है माँ बनना। उसके जीवन में माँ बनने का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन के बिना अधूरा होता है। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही माता का ओवम बाहर आता है और यदि इस समय जब ओवम बाहर आता है तो उस समय यदि स्पर्म के द्वारा वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो एक जायगोट बन जाता है और फिर प्रेगनेंसी आगे की ओर बढ़ जाती है और इस तरीके से महिला एक प्यूबर्टी की स्टेज के बाद माता बनने योग्य हो जाती है। इसलिए इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना फीमेल के अंदर माँ बनने के रिगार्डिंग बहुत ही आवश्यक होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर प्रारंभ होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक इवेंट होता है। साइक्लिक इवेंट को हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा इवेंट जो रिपीट हो, क्या हो, रिपीट हो। ये जो साइक्लिक इवेंट होता है ये लगभग 28 से लेकर के 30 दिन में 28 से लेकर के 30 दिन में रिपीट होता है। कभी कभी कुछ महिलाओं में ये दिन आगे बढ़ भी सकते हैं और ये दिन घट भी सकते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल ड्यूरेशन की बात करें तो ये जो साइक्लिक इवेंट है ये लगभग 28 से 30 दिनों में कंप्लीट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अगर हम देखें तो दो साइकिल और होते हैं, एक होता है यूटेराइन साइकिल और एक होता है ओवेरियन साइकिल। देखिए, एक होता है यूटेराइन साइकिल और एक होता है ओवेरियन साइकिल। यूटेराइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल क्यों शामिल होते हैं? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर यूट्रस के अंदर, फीमेल यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम ग्रोथ करती है और हम कह सकते हैं कि ये यूटेराइन चेंजेस है, और ओवेरी के अंदर ओवेरियन सेल्स ग्रोथ करती हैं और वो प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी फॉलिकल्स और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल्स में डेवलप होती है। तो ये इवेंट चूंकि ओवेरी के अंदर होता है इसलिए हम इसको ओवेरियन साइकिल या ओवेरियन चेंजेस में शामिल करते हैं। मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मुख्यतः यूट्रस और ओवेरी के अंदर होने वाले चेंजेस इसमें शामिल होते हैं। इसलिए हम इसको क्या और बोल सकते हैं? रिप्रोडक्टिव साइकिल। क्या बोल सकते हैं? रिप्रोडक्टिव साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कह सकते हैं क्योंकि प्यूबर्टी की स्टेज में पहुंचने के बाद फीमेल के अंदर यूट्रस से रिलेटेड एंडोमेट्रियम ग्रोथ करती है तो वो चेंजेस शामिल होते हैं, और ओवेरियन सेल्स भी ग्रोथ करती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद ग्राफियन फॉलिकल्स में वो डेवलप होती है। तो इसलिए हम इसको ओवेरियन चेंजेस भी बोल सकते हैं। और यूटेराइन और ओवेरियन चेंजेस चूंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसलिए हम इसको रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 4 फेज में कंप्लीट होता है। देखिए आप यहाँ पर सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज जो होता है वो शुरुआती 1 से लेकर के 5 दिनों का होता है। और मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम होती है, यूट्रस की जो इनर वॉल है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा। ये एंडोमेट्रियम जो होती है वो 1 से लेकर के 5 दिन, शुरुआती 1 से लेकर के 5 दिन में डीजनरेट होती है, और डीजनरेट होती है तो क्या होती है? ब्लीडिंग भी होती है। तो हम मेंस्ट्रुएशन फेज को एक नाम और दे सकते हैं और वो है ब्लीडिंग फेज। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन फेज के दौरान क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि एंडोमेट्रियम डीजनरेट होती है। एंडोमेट्रियम डीजनरेट क्यों होती है? हम ये हार्मोनल रेगुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर ब्लीडिंग होती है इसलिए हम इसको ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। और ये शुरुआती 1 से लेकर के 5 दिन का
होता है। उसके बाद जो दूसरा फेज आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर वो होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ओव्यूलेशन से पहले वाला फेज होता है। किसी भी चीज से अगर पहले वाली चीज की आप बात करेंगे या पहले वाले इवेंट की बात करेंगे तो जो वर्ड लगता है वो होता है प्री, और इवेंट के बाद वाले उसकी बात करेंगे तो वर्ड यूज किया जाता है पोस्ट। इसी तरीके से जो यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है उससे पहले अगर फेज की बात करोगे तो हम उसको बोल सकते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। इस प्री ओव्यूलेटरी फेज को हम फोलिकुलर फेज भी बोलते हैं। फोलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं, जैसा कि हमने अभी इंट्रोडक्शन के अंदर देखा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होता है यूटेराइन चेंजेस और एक होता है ओवेरियन चेंजेस। इसको हम फोलिकुलर फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ओवेरियन सेल्स हैं वो प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी फॉलिकल्स और ग्राफियन फॉलिकल्स में डेवलप होती है। इट मींस इस फेज के दौरान फॉलिकुलर ग्रोथ होती है और फॉलिकुलर ग्रोथ होने के रिगार्डिंग इस फेज को हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज भी हम बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज को। और प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए बोला जाता है, वापस मैं रिपीट करूंगा कि जिस तरीके से ओवेरियन चेंजेस हुए थे उसी तरीके से यूटेराइन चेंजेस भी होंगे। और प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सेल डिवीजन। अब ये सेल डिवीजन हो कहाँ रहा है, एक्चुअली जो यूट्रस की इनर वॉल है एंडोमेट्रियम, इस फेज के दौरान वो एंडोमेट्रियम की जो सेल्स हैं वो डिवाइड होती हैं और उस डिवीजन को हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन। तो इसलिए यूटेराइन एंडोमेट्रियम की सेल डिवीजन के रिगार्डिंग इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि सेल डिवीजन को हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन और इस फेज में प्रोलिफरेशन होता है एंडोमेट्रियम का, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। और ये जो फेज होता है ये लगभग कब तक चलता है, यह 6 से लेकर के 13वें दिन तक 6 to 13th डे तक चलता है। 13 डे के बाद जो फेज आता है वो आता है आपका ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस फेज में मतलब 14th डे के दौरान क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। और सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने के बाद ही फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि 14th डे पर जब ओव्यूलेशन होता है तो उस दौरान जो सेकेंडरी oocyte है उसकी लाइफ जो होती है वो 24 आवर्स की होती है। तो अगर इस 24 आवर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती है, और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ती है। उसके बाद हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के चौथे फेज की तरफ चलते हैं। चौथा फेज है आपका पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट मैंने आपको बताया था प्री ओव्यूलेशन से पहले वाला है और पोस्ट ओव्यूलेशन के बाद वाला है। तो ओव्यूलेशन के बाद वाले फेज को हम बोलेंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इस फेज को हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, जैसा कि यहाँ हुआ था कि फोलिकुलर फेज क्यों बोला था, क्योंकि ओवेरियन चेंजेस हुए थे। इसी तरीके से ल्यूटियल फेज क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ है ओव्यूलेटरी फेज में, वो ग्राफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में बदलने लगता है। किस में बदलने लगता है, कार्पस ल्यूटियम में बदलने लगता है। और इसके कार्पस ल्यूटियम में बदलने के रिगार्डिंग ही इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। और ये फेज कहाँ हो रहा है, ये फेज ओवेरी के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसको ओवेरियन फेज के अंदर शामिल करेंगे। उसी के रिगार्डिंग इसका नाम दिया गया है ल्यूटियल फेज। उसके बाद है सिक्रेटरी फेज। जिस तरीके से यहाँ प्रोलिफरेटिव फेज आया था यूट्रस के रिगार्डिंग, उसी तरीके से यहाँ आएगा सिक्रेटरी फेज यूट्रस के रिगार्डिंग। अब सिक्रेटरी फेज में होता क्या है, इस दौरान जो होता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम की सिक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ जाती है। और ये सिक्रेटरी एक्टिविटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम अपने आप को एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी के लिए क्या करती है, तैयार करती है। और सिक्रेटरी एक्टिविटी का बढ़ना मीन्स क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की वॉल थिक हो जाती है और एंडोमेट्रियम की सेल्स को हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके, उसके लिए इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, सिक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो एंडोमेट्रियम्स की वॉल को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और क्यों करना, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम के पास ही जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में जाकर के इम्प्लांट होगा। तो उसके इम्प्लांटेशन के बाद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए फीटस को और प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए एंडोमेट्रियम अपने आप को तैयार करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज।
सेक्रेटरी फेज के बाद यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस कौन से फेज में चला जाएगा? ये अपने पहले फेज में चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। इस तरीके से ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक साइक्लिक फेज की तरह कार्य करता है, जिसमें 4 फेज होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा फेज होता है। ठीक है। ओवेरियन फेज को पूरा कंप्लीट करने के बाद मेंस्ट्रुएशन जो जितने भी अपने फेज थे, चारों फेज, उसको कंप्लीट करने के बाद हम हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल की तरफ चलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझने के लिए, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हर फेज में हार्मोन्स के लेवल बढ़ते हैं और घटते हैं और उसी के क्रम में ये चेंजेस स्टार्ट होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, उसके अंदर क्या होता है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हमारे ब्लड में निम्नतम स्तर पर पहुंच जाता है। और इसके लेवल के कम होने की वजह से क्या होता है, जो यूटेराइन आर्टरीज होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और यदि यूटेराइन आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है तो वो एंडोमेट्रियम्स की जो थिकनेस जो बड़ी थी उसको वो मेंटेन नहीं कर पाती, और एंडोमेट्रियम क्या होती है, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। एंडोमेट्रियम क्या होती है, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो चुका है, और ये दोनों हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए। अब ये दोनों हार्मोन यदि चले जाएंगे तो एंडोमेट्रियम अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगी और एंडोमेट्रियम की शेडिंग होगी और यूटेराइन ब्लीडिंग क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं, के बाद हम देखते हैं कि जो सेकंड फेज होता है हमारा प्री ओव्यूलेटरी फेज, उसके अंदर क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं। देखिए आप कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो पहले फेज में निम्नतम लेवल पे चले गए थे, बहुत कम स्तर पे चले गए थे, उनके कम लेवल पे जाने के बाद हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, एफएसएच रिलीज करती है। एफएसएच हार्मोन का पूरा नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करे। अब ये फॉलिकल्स कहाँ है, ये फॉलिकल्स है ओवेरी के अंदर, तो ओवेरी के अंदर पहुंचना है इसको, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने के बाद ब्लड के द्वारा कहाँ पहुंचेगा, ओवेरी के पास पहुंचेगा। ओवेरी के पास पहुंचने के बाद वो वहां की ओवेरियन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा फॉर फर्दर ग्रोथ के लिए। तो क्या होगा, ग्राफियंस फॉलिकल्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। पहले बनेगा प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल्स, तो सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद सिर्फ एक ही सेकेंडरी फॉलिकल्स ऐसा होगा जो ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम डोमिनेंट फॉलिकल कहेंगे। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि जब एफएसएच हार्मोन रिलीज होता है तो वो दोनों ओवेरी के अंदर लगभग 20 ग्राफियन सेल्स को स्टिमुलेट करता है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही ऐसी सेल्स होती है जो कि डोमिनेंट फॉलिकल में कन्वर्ट हो पाती है, बाकी की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है या अरेस्ट हो जाती है। तो सिर्फ एक ही होती है जो कि ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होगी और उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ये जो फॉलिकुलर ग्रोथ हुई है, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकुलर ग्रोथ क्या करेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगी। किसको रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगी। और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, ब्लड के माध्यम से यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल तक पहुंचेगा और उसको बाद उसका प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको प्रोलिफरेशन का मतलब बताया था, सेल डिवीजन। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम्स में प्रोलिफरेशन स्टार्ट करवाता है, मतलब एंडोमेट्रियम्स की वॉल में सेल डिवीजन प्रारंभ करवाता है। एक बार ध्यान से देखिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी, एफएसएच, ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये जो इवेंट है इसको हम ओवेरियन फेज में शामिल करते हैं, क्योंकि ये इवेंट ओवेरी के अंदर हुआ है। और प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ये यूट्रस के अंदर हुआ है, इसलिए हम इसको यूटेराइन फेज में शामिल करते हैं। ये कार्य चलता रहता है प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर। लेकिन ध्यान से देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जब क्रिटिकल लेवल को क्रॉस कर जाता है, जब ये अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक एक्सर्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, ताकि वो क्या करना बंद करे, एफएसएच रिलीज करना बंद करे और फिर ये फेज तीसरे फेज में चला जाता है। देखिए अब स्टार्ट होता है तीसरा फेज, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, मैं आपको वापस एक बार सेकंड फेज में ले जाना चाहूंगा। वहां पर क्या हुआ था, एस्ट्रोजन हार्मोन ने नेगेटिव फीडबैक एक्सर्ट किया था एफएसएच हार्मोन के लिए, एंटीरियर पिट्यूटरी को। लेकिन ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, वही एस्ट्रोजन हार्मोन
एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक एक्सर्ट करता है फॉर एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन के लिए तो पॉजिटिव फीडबैक देगा और एफएसएच हार्मोन के लिए नेगेटिव फीडबैक देगा। तो जब एस्ट्रोजन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच हार्मोन को रिलीज करने के लिए, तो ये एलएच हार्मोन अचानक ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाता है और अचानक से एलएच हार्मोन का ब्लड स्ट्रीम के अंदर बढ़ जाना कहलाता है एलएच सर्ज। क्या कहलाता है? एलएच सर्ज। एलएच सर्ज मींस एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अचानक से ब्लड स्ट्रीम के अंदर बढ़ जाना कहलाता है एलएच सर्ज। और जब एलएच सर्ज होता है तो उस स्थिति में जो ओवेरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स ग्रोथ कर रहा था वो रप्चर हो जाता है और रप्चर हो जाने से क्या रिलीज हो जाता है? सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। और सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद ये हार्मोनल रेगुलेशन अपने चौथे फेज में चला जाता है। उसके बाद जो हार्मोनल रेगुलेशन है वो अपने चौथे फेज में चला जाता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अब इस पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में होता क्या है? देखिए, तीसरे फेज में जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल था वो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल अब एलएच हार्मोन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? एलएच हार्मोन की प्रेजेंस में कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? रप्चर ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte को रिलीज करने के बाद एलएच हार्मोन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो बॉडी होती है। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हैं ये ब्लड के साथ मिलकर के एंडोमेट्रियम की सेक्रेटरी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। इंक्रीज सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम की सेक्रेटरी एक्टिविटी को कैसे बढ़ाएंगे? ये कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूटेराइन आर्टरीज को डायलेट कर देंगे। उससे क्या होगा? एंडोमेट्रियम को ज्यादा से ज्यादा ब्लड प्रोवाइड होगा, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा और एंडोमेट्रियम की थिकनेस अपने चरम पर पहुंच जाएगी। और एंडोमेट्रियम अपने आप को क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि एंडोमेट्रियम को अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसको पूरे 9 महीने के लिए उसको होल्ड करके रखना होता है, इसलिए एंडोमेट्रियम अपने आप को तैयार कर रही होती है। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेंगे? ये एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम की सेक्रेटरी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे फॉर फर्दर प्रेगनेंसी। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है और ये व्हाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस में। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के ये बढ़े हुए लेवल फिर उसके बाद नेगेटिव फीडबैक एक्सर्ट करते हैं और नेगेटिव फीडबैक एक्सर्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बनाना बंद कर देती है? एलएच हार्मोन बनाना बंद कर देती है। और एलएच हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। तो जैसे ही एलएच हार्मोन जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं हो पाएगी और कॉर्पस ल्यूटियम किस में बदल जाएगी? कॉर्पस एल्बिकेंस। किसमें बदल जाएगी? कॉर्पस एल्बिकेंस में, जो कैसी बॉडी है? व्हाइट बॉडी है, कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगी। और क्या नहीं रिलीज होगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होगा। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं? सेक्रेटरी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं एंडोमेट्रियम की और यूट्राइन आर्टरी को डायलेट करते हैं। अब ये दोनों हार्मोन चले जाएंगे तो क्या होगा? हमारा जो पहला फेज था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल घट जाता है और यूट्राइन आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमने आज मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन समझा। इंट्रोडक्शन समझने के बाद हमने 4 फेज पढ़े। हमने समझाया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 4 फेज में होता है। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रिगार्डिंग हार्मोन रेगुलेशन। एक फेज में हमने हार्मोनल रेगुलेशन देखा, कौन सा हार्मोन कब आया, कौन सा हार्मोन कब गया, किस हार्मोन का लेवल कब बढ़ा और किस हार्मोन का लेवल कब घटा, उसकी वजह से ओवेरियन चेंजेस क्या हुए और एंडोमेट्रियम चेंजेस या यूटेराइन चेंजेस क्या हुए। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।